Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the second portion of electricity, not exactly the second portion, but we have completed the first part, that is electric current and circuit. The second, that is the potential difference and electric potential, and now we have to move on to the topic, that is circuit diagram. उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक डिस्कस होना रह गया था, दैट इज़ हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, कलर कुछ ज़्यादा लाइट नहीं है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट है. सॉरी, ये वी से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट है. ठीक है, तो ईच कूलम यानी कि 1 कूलम चार्ज जो है, तो चार्ज यहाँ पे 1 कूलम है, तो कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए होगी फॉर इतना चार्ज टू पास थ्रू इतना वोल्ट ऑफ बैटरी. तो क्या होगा यहाँ पे, एनर्जी मीन्स वर्क डन. सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा था कि वर्क डन जो हम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे डिफाइन करते हैं एज वर्क डन बाय चार्ज. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू Q. दैट इट मीन्स दैट योर वर्क डन विल बी potential difference into charge. So 6 volt into 1 coulomb, that will be 6 joule. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज दी सर्किट डायग्राम. ये नहीं, कोई अच्छा सा कलर. तो we know that an electric circuit as shown in figure 12.1, जैसा कि हमने पहले फिगर में देखा था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ. ये है वो फिगर. ठीक है, इसके अंदर एक बल्ब है, बैटरी है, की है और एमोमीटर है. एमोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट, कि कितना ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. और वोल्ट मीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. गंदा सा हो गया ये. A plug key comprises of a cell, a plug key, electric components connecting wires. It is often convenient to draw schematic diagram in which different components in a circuit are represented by symbols. देखो, जैसे केमिस्ट्री में हमारे एक एलिमेंट का नाम, जैसे मैग्नीशियम का नाम पूरा लिखना, सोडियम का नाम पूरे लिखने की जगह वी यूज सिम्बल्स लाइक Mg Na, है ना. तो ऐसे ही केमिस्ट्री के फिज़िक्स के अंदर जो है, हम अगर सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, तो अब हमें बल्ब बनाना है, तो हम पूरा अच्छे से पहले तो पूरा अच्छे से हम बल्ब को बनाएं ऐसे करके, फिर हमें स्विच बनाना है तो हम ऐसे करके स्विच बनाएं 3D करके. तो मतलब इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट सच अ कन्वीनियंट वे टू डू फॉर लॉन्ग टास्क. लाइक अभी तो व्हेन यू आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ करनी होगी, जब आपको डायग्राम बनाना होगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है. तो इसलिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं सर्किट डायग्राम को यूज़ करने के लिए. एंड इवन फॉर द साइंटिस्ट ऑल्सो इट इज़ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और हम बहुत अच्छे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट प्रो इन मेकिंग सच काइंड ऑफ ब्यूटिफुल डायग्राम. सो सिम्बल्स आर बेस्ट. तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये ऐसे रिप्रेजेंट किया क्या बना रही हूँ मैं, एक बड़ा लंबी लाइन और एक छोटी लाइन, और इसको ऐसे. ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है आपका सेल, जिसमें ये जो लंबी वाली लाइन है ये पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी वाली होती है वो नेगेटिव. उसके बाद बैटरी क्या होती है, बैटरी जो है वो कुछ नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का. तो जैसे कि क्या है कि यहाँ पे ये एक छोटी वाली साइड है, एक बड़ी वाली साइड होती है और एक छोटी वाली साइड होती है, और उसके बाद ये इस तरीके से आपकी बैटरी कंटिन्यू रहती है. ठीक है, तो और फिर यहाँ पे ये जाके जो है सर्किट से कनेक्ट हो जाते हैं, आपका सर्किट बना देती है थ्रू कनेक्टिंग वायर्स. यहाँ पे बल्ब लगा दोगे आप. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साइड जो है टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉर अ बैटरी. उसके बाद आते हैं हम प्लग की पे. की जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, अगर ओपन होती है तो क्लोज्ड होती है तो इसके अंदर एक डॉट लगा दिया जाता है, जिससे समझ में आ जाता है कि
की जो है वो अभी क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है वायर जॉइंट। अगर वायर का कोई जॉइंट आपको अलग अलग वायर्स का दिखाना होता है तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करके डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको दिखाना है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब वायर्स जो है वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं एक दूसरे को बट वो जॉइन नहीं है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है। वैसे तो ये दोनों जो है ये आपको बस जस्ट पता होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बट ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर जो है कि हम इन सिम्बल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बल्ब पे। तो बल्ब को इतना फैंसी बनाने की जगह हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। फिर आता है रजिस्टर। अब मैम ये रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर आपको पता चल जाएगा क्या होता है, बस अभी आप समझ लो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसके सिंबल है। तो रजिस्टर जो है वो बस ऐसे 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 बना दो। ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्रायंगल की शेप बहुत परफेक्ट आनी चाहिए, बस ऐसे 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 करके भी बना दो और सीधी वायर के अंदर वो दिखना चाहिए, ठीक है। अगर जो रजिस्टर है वो अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है और रियोस्टेट लगा हुआ है, रियोस्टेट क्या होता है आपको पता चल जाएगा, बस देख लो उसका सिंबल ऐसे 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 होता है और ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर इसे ऐसे बना के ऐसे इधर इस पे एरो बना दो ऊपर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद एमोमीटर। एमोमीटर में क्या होता है, आप बस कुछ नहीं करना, एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर ए लिखना होता है, टर्मिनल से अटैच करना होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और सिमिलरली जो वोल्ट मीटर है उसमें भी सेम चीज़ करनी होती है। ये यहाँ से लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या है, वायर्स जो है उनके थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है सर्किट के अंदर। उसके बाद हम आते हैं ओम्स लॉ पे। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है, तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है इनके बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप होता है, और यहाँ पे आपको उस एक्टिविटी के थ्रू कुछ समझाया गया है। अब वो क्या है वो चीज़ आपको जब आप साइंस के प्रैक्टिकल करते होगे फिजिक्स लैब में तो आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, और यूजुअली फाइनल टर्म में ये प्रैक्टिकल होता भी है। तो अब ये कैसे कैसे क्या है, ये तो आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, इसमें हमें इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम थ्योरी से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्टिविटी में क्या हुआ बिना उससे पढ़े उसके रिजल्ट से, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी क्या होता है। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड आउट द approximately the same value of v by 1 obtained in each case। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट होता है उसका रेशियो निकालते हैं। दस वी आई ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और जब हम इसका रेशियो निकालते हैं मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस की, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है तब करंट कितना आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स दे रखे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पे कभी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, कभी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, तो उस केस में करंट क्या होगा, फिर 4 के केस में करंट क्या होगा। तो ये जब करके हमने ऑब्जर्व किया, सो वी गेट टू नो कि जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। इससे आप क्या समझ सकते हो, यहाँ पे ये जो है इससे ये समझ में आ रहा है कि जब 0.4 पोटेंशियल डिफरेंस है तब करंट जो है वो 0.1 है, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 है तब 0.3 जो है वो करंट है। अभी आपको रटना नहीं है बैठ के, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पे डिपेंड करता है, करंट कितना होगा वो बैटरी पे डिपेंड करता है, किस तरीके का आपका पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे क्रिएट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, बहुत चीज़ें होती है। तो आपको ये रटना नहीं है, बस आपको मैं ये चीज़ समझा रही हूँ कि ये इस रेशियो में आता है कि ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि जो v और i का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। इससे हमें ये पीछे समझ में आता है कि v बाई आई जो है वो कांस्टेंट रेशियो है। कांस्टेंट रेशियो क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 1/2 है और जब इसकी वैल्यू 0.4 है तो भी ये यहाँ पे है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। कि मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं v बाई आई का रेशियो लिख रही हूँ, ठीक है, मैं v बाई आई का रेशियो लिख रही हूँ, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 है और करंट 0.2 है तब भी इसका रेशियो कितना आना है, तब भी इसका रेशियो क्या आएगा, 0.2 आएगा, है ना। 0.2 नहीं आएगा, एक सेकेंड, 2 आएगा, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1.6 देखती हूँ तो 1.6 और 0.8 आएगा, इधर नीचे की तरफ 1.2 ले लो, तो यहाँ पे इसका रेशियो और इसका रेशियो, इन सब का रेशियो जो है ना वो आपका 2 ही आएगा। यहाँ पे ये ग्राफ छोटा बनाया हुआ है और वैल्यूज़ थोड़ी ऊपर नीचे है बट वो कांस्टेंट ही आता है। तो हर एक का जब आप रेशियो लोगे, जैसे कि यहाँ पे 0.8 है, एक सेकेंड, ये 4 पे 0.1 था, सॉरी, तो 4.1 और 0.1,
तो कितना आ गया आपका रेशियो आ गया 4। सिमिलरली जब आप 8 को करते हो, यहाँ पे ये बीच में दे रखा है, तो वो जो भी वैल्यू होगी तो इनका रेशियो क्या आएगा 4। ठीक है, जो भी आप वैल्यू निकालोगे। तो ये हमने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग करा है, बट डिफरेंट वैल्यूज़ हैव डिफरेंट रिजल्ट्स, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने नाइक्रोम वायर लिया है। अगर आप वायर चेंज करते हो तो आपका रिजल्ट तब भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मुझे बस आपको ये एक चीज़ समझानी थी कि वी और आई जो है उसका रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। जर्मन फिजिस्ट जो थे, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई, मतलब जो करंट आई जो फ्लो कर रहा है एक मेटालिक वायर के अंदर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो उसकी टर्मिनल के अंदर है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है एक कंडक्टर की, एक वायर की, मेटालिक वायर की टर्मिनल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन वायर। उन्होंने क्या रिजल्ट समझा, उन्होंने क्या चीज़ स्टडी करके हम लोगों को बताई कि जो potential difference है across the ends of a metallic wire in a current is directly proportional to the current flowing through it। मतलब जो potential difference है जो कि एक वायर के अक्रॉस उसकी एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, मेरा एनसीईआरटी में आपको जब मैं समझाती हूँ चीज़ें तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ में आए, क्योंकि जब आप लिखोगे आंसर्स लिखोगे 3 मार्कर में, अगर आपसे ओम्स अगर 3 मार्कर है और उसका बाइफिकेशन 2 और 1 में है, और उसमें से 2 मार्कर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ, और 1 मार्क में छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लें आपसे, तो आपको ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप सीधा लिख दोगे दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आया, वो अच्छा नहीं लगा, अगर वो चाहेंगे कि आपको थोड़ा और लंबा करके लिखना होगा, 2 मार्कर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो आपको शब्द उसमें डालने पड़ते हैं। इसलिए जो एनसीईआरटी भी क्या रही है, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि एक वायर है, मेटालिक वायर है, उसके अक्रॉस जो उसकी टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके। तो आपको इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए कि आप थोड़ा आंसर को लंबा खींच पाओ। ठीक है, बाकी तो इट्स योर चॉइस, आपको जैसे लिखना है वैसे करो, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर हाउ दे विल गिव यू मार्क्स। बट मेरा सजेशन ये है कि आपको एनसीईआरटी समझ आनी चाहिए, तभी मैं हर लाइन पर इतना फोकस करती हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए वी और आई कांस्टेंट रेशियो होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो ये चीज़ कांस्टेंट रहती है, और इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स जी ने हमें ये बात बताई थी, और इसलिए उनके सम्मान में हमने उनकी इस बात का नाम ओम्स लॉ रख दिया, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ रिलेशनशिप्स बताए थे वी और आई के बीच में। और ये क्यों अंडरलाइन नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि जो वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, वी इसका मतलब क्या कि वी और आई जो है वो कांस्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देखो, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं आर। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो v बाय आई का रेशियो जो है वो हमें r देता है, और r होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अभी हम आगे देखेंगे, और आपको ये डेरिवेशन आनी चाहिए करनी। वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, बहुत छोटी है, तो कोई लेकिन फिर भी आनी तो चाहिए। तो ये डेरिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसे अंडरलाइन कर लो, and I'll try to underline this also. ओके, तो R जो है वो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर वायर का। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। जैसे कि देखो क्या होता है ना कि कुछ वायर्स ऐसी होती, हाँ, कुछ वायर, हर एक वायर का ना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की कि वो कितना रेजिस्ट करेगा। जैसे हम कहते हैं कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर,
तो जैसे बैड कंडक्टर्स जो हैं, एक होते हैं आपके इंसुलेटर्स और कुछ होते हैं आपके बैड कंडक्टर्स। जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस तो इतना ज़्यादा है कि वो तो बिल्कुल ही फ्लो नहीं करने देते चार्जेस को, ठीक है। लेकिन आपकी कुछ ऐसी भी वायर्स होती हैं, कुछ ऐसी भी आपकी हाँ वायर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो आपका कंडक्टर जो है वो होते तो हैं, बट हर एक कंडक्टर उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर नाइक्रोम वायर है, तो नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कॉपर वायर का नहीं होगा। और रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर कॉपर वायर है और उसके अंदर मैं चार्जेस का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा रही हूँ, तो जो वायर है वो कितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, जो कंडक्टर है ये कॉपर, ये कितना रेजिस्ट करेगा कि चार्ज फ्लो ना हो, कब तक उसे रोक पाएगा, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। और सेम जो नाइक्रोम वायर है उसके चार्जेस को जो अपोज करेगा, कि उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं कि चार्ज इससे फ्लो ना हो पाए, या हो पाए तो बहुत ही कम हो पाए, इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वायर का होता है, गिवन टेम्परेचर पे होता है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट द कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, क्या होती है, ओम होती है, और इसे ग्रीक लेटर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो साइन होता है और जो बल्ब का होता है वो एक जैसा होता है, तो ये ओम होता है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम इस चीज़ को भी लिख सकते हैं दैट आर इज वी बाय आई, ठीक है। अब अगर मुझे ये डिफाइन करना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक कंडक्टर की एंड्स पे, अगर वो 1 वोल्ट हो जाता है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर हो जाता है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जैसे कि हमें पता है आर इक्वल्स टू वी बाय आई होता है, तो अगर 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर करंट है, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम आएगा। तो जिस तरीके से हमने 1 वोल्ट डिफाइन किया था, उस तरीके से 1 ओम डिफाइन करना भी आपको आना चाहिए, और सिमिलरली 1 एम्पियर डिफाइन करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इफ़ द पोटेंशियल अंडरलाइन if the potential difference across the ends of a conductor is 1 volt and current is इतना, तो आपका 1 ओम आंसर आता है, ठीक है। और फिर आप अपनी इक्वेशन से, आप, मैंने आपको बताया कि आई को आप वी बाय आर भी लिख सकते हो, बिकॉज वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई को आप वी अपॉन आर भी लिख सकते हो। इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला से प्ले करना आ गया, आपने फिज़िक्स काफ़ी पढ़ लिया, मतलब 9th में भी पढ़ी थी। तो 1 ओम जो है वो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर होता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7, अब ये 12.7 कौन सी थी, ये वाली, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, कि जो करंट है थ्रू अ रेजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टर जो होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट हाफ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है करंट को, तो हम क्या करते हैं, हम एक a component is used to regulate current without changing the voltage source that is called variable resistance। देखो, हमें I इक्वल्स टू वी बाय आर से ये समझ में आता है कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो करंट जो है वो 2 टाइम्स का, जितना वो पहले था वो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, इसका मतलब कम हो रहा होगा, है ना, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बार बार हमें वोल्टेज जो है वो चेंज ना करनी पड़े, तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं रियोस्टेट, जिससे, जो कि रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम उस डिवाइस को यूज़ करते हैं और उससे हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंस को या तो बढ़ा देते हैं या फिर रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं।
और जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं या फिर कम कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा करंट जो है वो ऑटोमेटिकली या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि रियोस्टेट का काम क्या होता है, और यही रियोस्टेट जो है इसे हम रेजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस यू शुड नो कि पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में ये कह के कि अगर जो है पोटेंशियल, अगर आपका रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट कितना हो जाएगा, तो आपको इस रिलेशनशिप से प्ले करना आना चाहिए। ओके, इसे अंडरलाइन कर लो। इफ़ रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट्स हाफ। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अ कॉम्पोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अ डिवाइस रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक एक्टिविटी दे रखी है और उसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, बट हम तो बिना एक्टिविटी के बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमें ये चीज़ दी गई है दैट we observe that the current is differ for different components। अलग अलग components जो हैं उनका अलग अलग result होता है। Why do they differ? Certain components offer easy path for how the electric current while the resist the flow. We know the motion of electrons in a circuit constitutes an electric current. The electrons however are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of atoms among which they move. Thus, motion of electron along the conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers low resistance is a good conductor, and a conductor having some appreciable resistance is called resistor. A component of identical size that offers higher resistance is poor conductor, and an insulator of the same offers even higher resistance. तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको कुछ नहीं बट ये समझाया गया है कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो किस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं, अलग अलग इंसुलेटर्स और अलग अलग कंडक्टर्स जो है वो किस तरीके से रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। तो जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो इलेक्ट्रिक करंट हम उसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कभी भी फ्रीली मूव नहीं करते हैं एक कंडक्टर के अंदर, क्योंकि उनका ये जो मोशन है वो रिस्ट्रेंड होता है। रिस्ट्रेंड होता है मतलब उनके इस मोशन में रुकावट आती है बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव। ठीक है, एटम के अट्रैक्शन की वजह से। तो मोशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक कंडक्टर के थ्रू, मतलब उसे रिटार्ड किया जाता है बाय इट्स रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर जो है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिटार्ड करता है। वो चाहता है कि मोशन ना हो, मोशन धीरे हो, रुका रहे। ऐसा एक कंपोनेंट जो कि लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा एक कंपोनेंट मतलब ऐसी एक वायर जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करे, सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करे, ऐसा एक सब्सटेंस, उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। और ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टेंस की तरह अच्छा काम करे, उसको हम कहते हैं रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को जिसको हम ऐसे 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 रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये कुछ नहीं बल्कि एक कंडक्टर ही है जिसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है। अ component of identical same size that offers higher resistance is a poor conductor। और ऐसा ही एक सब्सटेंस जो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, जो कि ऑफर करता है बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है, बट हम बिना एक्टिविटी के भी कर लेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एमोमीटर की जो रीडिंग है वो हाफ हो जाती है जब लेंथ वायर ऑफ डबल हो गई। मतलब कि जब वायर की जो लेंथ जो पहले L थी, जब उसको 2L किया, तो जो एमोमीटर की वैल्यू आ रही थी, जो करंट की वैल्यू पहले I आ रही थी, वो हाफ हो गई। क्या हो गई? करंट की वैल्यू हाफ हो गई। एमोमीटर रीडिंग जो है वो बढ़ गई जब उन्होंने थिकर वायर का मटेरियल लिया, जब उन्होंने उसी सेम वायर का मटेरियल लिया पर उसकी जो उसको थोड़ा थिक कर दिया, उसको मतलब पहले वायर ऐसी थी, अब वायर उन्होंने ऐसे कर दी। और अगर आप 2D में देखना चाहो तो पहले वायर ऐसी थी, अब उन्होंने इसको थोड़ा ऐसे मोटा कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, साइड का एरिया जो है उन्होंने बढ़ा दिया।
और लेंथ जो है वो एंड ऑफ सेम लेंथ यूज्ड इन सर्किट, और लेंथ जितनी सर्किट में पहले यूज़ हुई थी उतनी ही थी, तो फिर से जो है एमीमीटर रीडिंग के अंदर चेंज हो जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया यूज़ किया तो किस तरीके से हुआ। तो हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया और कुछ इक्वेशंस निकाली, जैसे कि देखो जो वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो इतना नहीं था। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है। ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। एंड द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, मटेरियल का क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो करंट है उसका फ्लो हाफ हो जाता है अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो। सिंस वी नो V इक्वल्स टू आई आर, तो I और R के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर करंट की वैल्यू कम हुई है इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, और जब हमने लेंथ बढ़ाई तो करंट की वैल्यू आधी हो गई। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यही इस एक्टिविटी का रिजल्ट था जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको इस तरीके से समझ आता है सो इट्स गुड, अगर नहीं आता है तो आप फिर उसे डायरेक्टली याद कर लो दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। Precise measurements have shown that the resistance of uniform metallic wire is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area। तो उससे ये समझ में आता है कि जो कंडक्टर है वो उसका रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन वो किस रेशियो में डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, मतलब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। सिंस वी नो कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है वो भी कम हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट जो है वो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हम ये चीज़ भी इससे समझ सकते हैं। ओके, ऑल क्लीन। अब हमने क्या किया, ये जो दो इक्वेशंस थी इन दोनों को एक दूसरे की मतलब साथ ले आए। ये L था और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a था, ठीक है। तो इसको इकट्ठा ले आए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। इसका साइन हटाया प्रोपोर्शनैलिटी का तो ये ग्रीक लेटर आया और इस ग्रीक लेटर को हम कहते हैं रो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रो। अब रो किस चीज़ का कांस्टेंट होता है, लेट्स सी। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, और ये वाली तो है यूज़फुल। मतलब इसमें ना बस तुम्हें फॉर्मूलाज के साथ प्ले करना आना चाहिए, और जितना मुझे लगता है कि यू शुड नो कि कौन सी चीज़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी निकाल ही लोगे। अगर तुम्हें पता है कि ओम्स लॉ में क्या जो V/I का रेशियो है वो कांस्टेंट है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तुम्हें पता है V इक्वल्स टू IR हो जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे पता है कि जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो तुम डिराइव कर लोगे, ठीक है। रो जो है वो कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, और इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी कहते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की वो ओम मीटर होती है। ओम मीटर क्यों हुई, तो देखो R इक्वल्स टू रो L/A। अब इस रो को यहीं रहने दो, ये R है, इसे यहाँ भेज दो तो ये इंटू A/L हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रो। ये यूनिट कन्वर्जन आपको इतना सा तो आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे कुछ ऐसे, ये जो है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, मतलब जो मेटल्स और अलॉयज़ होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है
वो बहुत कम होती है और वो 10⁻⁻8 ओम मीटर से बस 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। इसलिए गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटर्स जैसे कि रबर हो गया, ग्लास हो गया, उनकी रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल वेरी विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी मटीरियल की, वो दोनों जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है चेंज होती है। ये जो टेबल है इससे समझ में आता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय, एक अलॉय मतलब एक मेटल का या एक नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर और निकल का हो गया, या 2-3 अलग अलग मेटल के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, सॉरी, तो उन्हें जो है अलॉयस जो है उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो हायर होती है। अलॉय जो है वो ऑक्सीडाइज, डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडाइज नहीं होते रेडिली एट हाई टेम्परेचर, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक आयन होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, वहाँ पे अलॉयज़ को यूज़ किया जाता है। टंगस्टन इज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंटस, टंगस्टन का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो, और जबकि कॉपर और एल्युमिनियम जो है उन्हें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ किया जाता है। सो द रीज़न भी यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टंगस्टन जो है वही क्यों यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। वाई? बिकॉज alloys do not oxidize readily at high temperature, for this reason they are common। तो ये गिव रीज़न में ये क्वेश्चन आता है, लाइक मेरे प्री बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है आपके बोर्ड में भी आ जाइए, ठीक है। सैम्पल पेपर्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं गिव रीज़न के, क्योंकि वो 3 मार्कर में हर चीज़ में आपसे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन छोटी मोटी नहीं पूछेंगे, तो वो इन चीज़ों में गिव रीज़न से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपको पता वैसे तो नहीं होनी चाहिए, पर जस्ट फॉर कंसिडरेशन आप बस ये देख लेना कि इनके नेगेटिव में होते हैं और इनके पॉजिटिव में होते हैं, कि कहीं एमसीक्यूज़ वगैरह में ना पूछ लें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, दैट हाउ मच करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम, वोल्टेज दे रखी है 220, ठीक है, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, तो कितना करंट होगा will an electric coil from a 220 volt if resistance is 100 ohm। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये बोला है कि अगर रेजिस्टेंस, दो केसेस दे रखे हैं, अगर इतना पोटेंशियल, अगर इतना वी होता है और रेजिस्टेंस इतना है, तो हम कैसे आर को निकालेंगे। तो हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई हमें निकालना है, तो V बाय आर हो जाएगा। V इज़ 220 एंड दिस इज़ 1200, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड वाला है उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I जो है वो V बाय आर हो जाएगा, यानी कि 220/100, तो 2.2 एम्पियर विल बी योर आंसर, ठीक है। तो 12.3 एग्जाम्पल हमारा हो जाता है इसके साथ ही कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल 12.4 पे, जो हमें कहता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट है जब करंट 4 एम्पियर का एक सोर्स से लिया गया है, ठीक है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर का दे रखा था, अब वो कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे बढ़ा दिया जाए, उसे 120 V कर दिया जाए, तब कितना उसका करंट होगा, ठीक है। अब हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, इससे हम सेकंड सिचुएशन में निकाल लेंगे। बट एक बात बताओ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक हीटर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका सेम है। वो जितना रेजिस्टेंस पहले दे रहा था वो उतना रेजिस्टेंस ही बाद में देगा। तो हमें पता है कि पहले हमें 60 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस था, करंट 4 एम्पियर था, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो 60/4 यानी कि 15 ओम आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस पता है, अब वी नो V इक्वल्स टू आई आर, आई हमें निकालना है V बाय आर। अब इस सेकेंड सिचुएशन में 120 दे रखा है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, और R जो है वो 15 ओम, तो 8 एम्पियर जो है वो करंट आपका आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, दैट इज़ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे पहले तो, दैट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 12.5। वो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है एक मेटल 1 मीटर लेंथ है, ठीक है, 26 ओम उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वायर का डायमीटर 0.3 mm होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी उस टेम्परेचर पे
और उस मेटल की, और हमें प्रेडिक्ट करना है कि उसका मटेरियल जो है वो क्या होगा रेजिस्टिविटी को निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है वायर का 26 ओम। ठीक है, डायमीटर दे रखा है, अब डायमीटर मिलीमीटर में दे रखा है। सिंस वी नो कि हमें जब इसको कन्वर्जन करना होगा, तो हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे को मीटर के अंदर, सो हाउ विल डू इस, वी नो दैट इज एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। ठीक है, और 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 1 सेंटीमीटर में 1/1 10 क्यों नहीं बन रहा 10 मिलीमीटर होता होगा। ठीक है, सो वी हैव टू कन्वर्ट 0.3 mm इनटू मीटर। तो पहले 0.3 बाय 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 mm में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.3 mm में कितने होंगे, 0.3 इंटू 10 है ना, तो 30 होंगे। अब इस 30 को डिवाइड बाय 100 कर दो, तो हमारा आंसर नो 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 नो, एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 0.3 मिलीमीटर में कितना होगा, 0.3 मिलीमीटर में 0.3/10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 0.03। ठीक है, अब ये जो 0.03 सेंटीमीटर है इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। मैं ये यूनिट कन्वर्जन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जो है इस क्वेश्चन में इसलिए डर जाते हैं कि हमें तो निकालना नहीं आ रहा, हमसे तो यूनिट कन्वर्जन नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाई मैं बेसिक से बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब 0.03 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 1/100, तो 0.03 सेंटीमीटर इतना बाय 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डायामीटर है वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। रेजिस्टेंस दे रखा था, लेंथ हमें दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, तो देखो R इक्वल्स टू रो L/A, रो इक्वल्स टू R इंटू A/L, यही होगा फॉर्मूला। तो R कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज 26। ठीक है, अब A कितना है, ए नहीं पता, पर हमें पता है कि वो वायर है, तो वायर जो है वो ऐसी होगी और उसका एरिया क्या होगा, πr²। ठीक है, क्या एरिया होता है, πr²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई, पेन अपने आप ही बंद हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे πr², अब r की क्या वैल्यू होगी, तो 3 इंटू 10⁻⁴/2। ठीक है, बाय, अब क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे लेंथ भी है तो इंटू L, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 1 mm पुट कर देना, तो आपकी रेजिस्टिविटी जो है वो 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर आ जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है रेजिस्टिविटी के, तो आप कह दोगे कि ये मैग्नीज है। ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, ये बस है इसमें। ठीक है, और आते भी है तो वो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं कि आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, इतनी भयानक वैल्यूज़ नहीं देंगे। और देंगे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको बता देंगे कि जो भी वो प्रिडिक्ट करने को तो पहली बात बोलेंगे नहीं कि आप इस पर्टिकुलर का नाम बताओ, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ 10th grader टू लर्न ऑल द वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये कोई लॉजिक भी नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। वायर जो है उसकी गिवन लेंथ L दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है। ठीक है, फिर व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अब देखो फॉर फर्स्ट वायर एक वायर दे रखी है जो कि है आपकी वायर 1, फिर है वायर 2। ठीक है, वायर 1 की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है। दूसरी वायर जो है सेम मटेरियल की है, मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, इसकी L/2 एरिया है लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें बता दो रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस जो है वो रो L/A होता है,
जो कि 4 ओम दे रखा है। सेकंड वाले केस में क्या है, रेजिस्टेंस आपको निकालना है, रो पता है, एल कितना है, एल जो है वो है आपका L/2, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2 × A। तो ये जब आप में ऊपर चला जाएगा, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/, हो जाएगा और ये इन्वर्स में होगा, तो R = रो L/4A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका रो L/A है, ये जो रो L/A है और ये रो L/A ये सेम है, तो इसको मैं पूरे को लिख सकती हूँ 4। तो R = 4 और ये डिनोमिनेटर का 4 यानी कि 1, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सेकेंड वाली वायर का, 1 ओम, ठीक है। फिर ये आपके इंडेक्स क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इट्स योर प्रैक्टिस एंड सिंस इट्स योर बोर्ड टाइम, तो आपको तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, बोर्ड क्लास हो आप, ठीक है। तो ठीक है, फिर जो है उसमें यह है कि थिक वायर और थिन वायर जो है अगर मटेरियल सेम है तो किससे होगा, तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे आप करंट का आंसर दे दोगे। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे कम कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, तो करंट में क्या चेंज होगा। तो आपको पता ही है कि वी और आई का क्या रिलेशन है, अगर वी की वैल्यू कम तो आई की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर कॉइल्स जो है इलेक्ट्रिक टोस्टर की और उनको अलॉय का बनाया जाता है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था, है ना, अंडरलाइन भी किया हुआ है हमने ऊपर। उसके बाद आयरन और मरकरी में से कौन सा बेटर कंडक्टर है और किसका, और विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, तो ये आप टेबल 12.2 से आंसर दे सकते हो इसका। सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा है, सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, ठीक है। और कौन कौन सा था जिसके बीच जिसका देखना था, शायद आयरन था, उसकी रेजिस्टिविटी और मरकरी की, ठीक है। इनके बेसिस पे इनको आंसर करना है। अब देखो एनसीईआरटी वालों ने खुद बोला है कि 12.2 टेबल के बेसिस पे आंसर करना है, तो आपको पेपर में वैल्यू दे रखी होगी तभी आंसर करना होगा। बाकी एनसीईआरटी में है तो आप एक बार सॉल्व से करोगे तो आपके माइंड में एग्जाम तक तो रहेगा ही, ठीक है। सो विद दिस हमने ओम्स लॉ आज कंप्लीट कर लिया है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड तक हमने ये कर लिया, एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे सॉल्व करे आज, इंडेक्स क्वेश्चंस भी देख लिए कैसे कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो वी आर एंडिंग विद दिस और हम नेक्स्ट पार्ट में विल स्टार्ट विद रेजिस्टेंस ऑन सिस्टम, और शायद हमारा 1 या 2 में ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and being till the end, it means a lot. And if you have any doubt related to any topic, you can ask me. All the best for your board exams and bye.